ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे करोगे? ग्लूकोज टॉलरेंस इज क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज नॉर्मल ग्लूकोज होमोस्टैसिस, इम्पेयर्ड ग्लूकोज होमोस्टैसिस एंड डायबिटीज मेलाइटस। ग्लूकोज टॉलरेंस basically can be assessed using the fasting plasma glucose and a response to the oral glucose challenge or the hemoglobin HbA1 and fasting plasma glucose 5.6 मिलीमोल या 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तब। और नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज जो होता है तुम्हारा, प्लाज्मा ग्लूकोज का जो लेवल है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए ओरल ग्लूकोज चैलेंज में, या और HbA1c 5.7 से कम होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम बेसिकली नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेटी विद द मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द ADA, ठीक है, American Diabetes Association, European Association for the Study of the Diabetes and FDA has issued diagnostic criteria for the टाइप 2 डायबिटीज मिलेट। तो स्क्रीनिंग बेसिकली तुम्हारे जो भी ओवरवेट होंगे या ओबीज होंगे जिनका BMI 25 से ज़्यादा है या फिर 23 से ज़्यादा है इन द एशियन अमेरिकन, तो उनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज़ हो रखी है, पेरेंट्स सिबलिंग किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, रेस एथनिसिटी है, तो उनमें हाइपरटेंशन जैसे ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से ज़्यादा रह रहा है, इन सब लोगों में स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनका 35 से कम है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल 250 से ज़्यादा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, कैंथोसिक नाइग्रिगन आपको नेक पे देखने को मिल रही है। इन दीज केसेस बेसिकली हमें स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड है। हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, अदर कंडीशन एसोसिएटेड विद द इंसुलिन रेजिस्टेंस, सीवियर ओबेसिटी, एकंथोसिस नाइग्रिकेंस। इंडिविजुअल विद प्रीवियसली आइडेंटिफाइड IFG, that is impaired fasting glucose or the impaired glucose tolerance or HbA1c of 5.7 to 6.4 should be screened annually. Women with the gestational diabetes mellitus should be screened at least every 3 years. For the individual, initiate testing at 45 year of the age and repeat every 3 year individual with HIV। ठीक है, तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इन द रिस्पॉन्स टू द ओरल ग्लूकोज चैलेंज, दैट इज ओरल ग्लूकोज टेस्ट OGTT and HbA1c differ among the individual. The diabetes mellitus is defined as a level of the glycemia at which the diabetes specific complication can occur rather than deviation from the population based mean. For example, the prevalence of the retinopathy in the Native American begins to increase at an fasting प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जब 6.4 के ऊपर होता है तो कॉम्प्लिकेशन बेसिकली बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप विद डायबिटीज स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन इन द ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, जब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल तुम्हारा मोर देन 116 हो जाता है, ठीक है, तो बेसिकली रेटिनोपैथी वगैरह के चांसेस यहाँ से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, और HbA1c तुम्हारा 5.7 से ज़्यादा हो जाता है तब तुम्हारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ पर रेटिनोपैथी वगैरह होने के। अब बात कर लेते हैं, abnormal glucose homeostasis can be diagnosed by the 3 distinct criteria. The first is impaired fasting glucose is defined as fasting glucose वैल्यू अगर तुम्हारी 5.6 to 6.9 मिलीमोल आ रही है, फिर 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है फास्टिंग में। ठीक है, और impaired glucose tolerance is defined as plasma glucose level of 7.8 to 11 मिलीमोल पर लीटर, जिसे हम 140 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में काउंट करेंगे। ये तुम्हारा आफ्टर ओरल ग्लूकोज चैलेंज। ठीक है, ओरल ग्लूकोज चैलेंज के बाद है, तो 140 to 199। ठीक है, HbA1c 5.7 to 6.4 reflect dysglycemia by all mechanism, while HbA1c 5.7 to 6.4 impaired fasting glucose or the impaired glucose tolerance do not identify same individuals. Different biological mechanisms involving 3 groups, that is greater risk to progress into type 2 diabetes mellitus, have increased the risk of the cardiovascular disease and should be counseled in about the ways to decrease the risk
Pre-diabetic increased risk of the diabetes or intermediate hyperglycemia ऐसे बोलेंगे different intrinsic category. The important to recognize that these values for the fasting plasma glucose following the oral glucose challenge and HbA1c are continuous rather than discrete variable. Risk for the comorbidity increases continuously rather than discretely by the diagnostic category. A fasting plasma glucose more than 126 milligram per deciliter and glucose more than 200 milligram per deciliter 2 hours after the oral glucose challenge and HbA1c 6.5 से ऊपर होता है then it meets the criteria for the diagnosis of diabetes mellitus and random plasma glucose concentration अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है accompanied by classic symptoms of diabetes mellitus that is polyuria, polydipsia and weight loss also sufficient for the diagnosis of diabetes mellitus. The current criteria for the diagnosis of diabetes mellitus emphasis on the HbA1c. ठीक है ठीक and the fasting plasma glucose as the most reliable and convenient test for the identifying diabetes mellitus in asymptomatic individual. However, some individual meet the criteria for one test but not the other. दूसरे टेस्ट के लिए नहीं meet करते हैं. Also, it is important to note the race and the ethnicity may impact the reliability of HbA1c. For example, African American have higher HbA1c value compared to non-Hispanic whites, which is similar of the glycemia. An OGTT, although valid means for the diagnosis of diabetes mellitus, is not often routine clinical care with the exception of pregnancy care and screening for the gestational diabetes mellitus. The diagnosis or diabetes mellitus has profound implication for the individual from the both medical and the financial standpoint. Thus, abnormality on the screening test for the diabetes should be repeated before making definitive diagnosis unless the acute metabolic derangement or the markedly elevated plasma glucose are present. The criteria also allows for the diagnosis of the diabetes mellitus to be withdrawn in the situation when the glucose intolerance reverts to normal. अब बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग की फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और HbA1c एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट हम यूज़ करेंगे फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस. A large number of the individual who meet the current criteria of diabetes mellitus वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं एंड अनअवेयर होते हैं कि उन्हें ये डिसऑर्डर भी है. ठीक है. एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैव सजेस्टेड टाइप 2 diabetes mellitus may be present for up to a decade before diagnosis. Sometimes the individual with type 2 diabetes mellitus have one or more diabetes specific complications at the time of their diagnosis. The treatment of type 2 diabetes mellitus may be favorably alter the natural history of diabetes mellitus. Diagnosis of pre-diabetes should spur the effort of the diabetes prevention and ADA recommend करता है तुम्हारा जितने भी इंडिविजुअल हैं 45 साल के ऊपर हैं उन्हें हर 3 साल में एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए इंडिविजुअल एट अर्ली एज. और स्क्रीनिंग के लिए हम 2 टेस्ट यूज़ करेंगे, एक तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और HbA1c लेवल. ठीक. इंडिविजुअल एट एन अर्ली एज दे आर ओवरवेट. अगर 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा तुम्हारा BMI जा रहा है यू आर इन द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट. तब आपको स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट है. हैव वन एडिशनल रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़. अ नंबर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़ are recommended becoming available. Their routines are used outside a clinical trial is discouraged pending the identification of clinical beneficial intervention for the individual at the high risk for developing type 1 diabetes mellitus. Regulation of the glucose homeostasis. Overall regulation of the glucose homeostasis reflect करता है balance between the energy intake from the ingested food, hepatic glucose production, gluconeogenesis and peripheral tissue glucose uptake utilization. Insulin basically most important regulator है metabolic equilibrium का, but neural input metabolic signals and the other hormones that is glucagon result in the integrated control of the glucose supply and utilization. The organs that regulate the glucose and lipid communicate by the neural and humoral mechanism with the fat and the muscle producing adipokines, myokines and metabolites that influences liver functioning. In the testing state
लो इंसुलिन लेवल टुगेदर विद द मॉडेस्ट इंक्रीज इन द ग्लूकोज। देखो इंसुलिन का लेवल कम होगा तुम्हारा, ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ा होगा, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाई, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कौन करता है, ब्रेन करता है, मसल्स करते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक आइलेट से तुम्हारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है, इंसुलिन का लेवल लो रहेगा, ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ा रहेगा, ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ा रहेगा तो वो लिवर पे ऐड करेगा जिसकी वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाता है, और ग्लूकागॉन इंसुलिन जो है बेसिकली इसको कम करता है, ऐसे ही एंटागोनिस्ट फंक्शन रहता है इसका, ठीक है। प्रोमोटिंग हीपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर ग्लूकागॉन बढ़ा रहेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाएगा, वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। पहले ग्लूकोज अपटेक इन द इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यू दैट इज स्केलेटल मसल इन द फैट, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड देयर इज इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर सच एज अमाइनो एसिड्स बढ़ जाएंगे, फ्री फैटी एसिड दैट इज लाइपोलाइसिस होने की वजह से फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएगा। अंदर नॉर्मल कंडीशन अल्फा सेल बेसिकली तुम्हारा ग्लूकागॉन सिक्रीशन इंक्रीज कर देते हैं ओनली व्हेन ग्लूकोज और द इंसुलिन लेवल्स आर लो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तब बेसिकली ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है, बट इट इज इंक्रीज्ड इन द फास्टिंग ऑफ द पोस्टप्रांडियल इन द डायबिटीज मेलाइटस and stimulate excessive gluconeogenesis, and postprandially in the diabetes mellitus stimulate excess glucogenolysis and gluconeogenesis by the liver and the small degree of the renal medulla. Conversely, to a healthy people, postprandial glucose load elicit to a rise in the insulin and fall in the glucagon, leading to optimized glucose disposal. Insulin is an anabolic hormone and promotes the storage of the carbohydrate and the fat and the protein synthesis. The major portion of the postprandial glucose is utilized by the skeletal muscle and effect of the insulin stimulated glucose uptake. Other tissues, basically notably the brain, utilize the glucagon in the insulin independent fashion. Factors secreted by the skeletal myocyte, adipocyte, leptin, resistin, adiponectin, and the bone also influence the glucose homeostasis. Insulin biosynthesis, insulin produced by the beta cell of the pancreatic islets is initially synthesized as a single chain of 86 amino acid precursor polypeptide, that is pre-pro-insulin. Subsequent proteolytic processing removes the amino terminal signal peptide, giving rise to pro-insulin. Pro-insulin is structurally related to insulin like growth factor 1 and 2, which binds weakly to the insulin receptor. Cleavage of the internal 31 residue fragment from the pro-insulin generates C-peptide with A, that is 21 amino acid, and B 30 amino acid chain of the insulin being connected by the disulfide bond. The मेच्योर इंसुलिन जो इसके बाद प्रोड्यूस होती है तो तुम्हारे सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस हुई। प्री प्रो इंसुलिन जो होती है वो 86 अमीनो एसिड प्रिकर्सर की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग होने के बाद वो तुम्हारी प्रो इंसुलिन में बनती है। प्रो इंसुलिन रिलेटेड होती हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड 2 के, जो कि बाइंड करती है वीकली टू द इंसुलिन रिसेप्टर से, ठीक है। क्लीवेज ऑफ इंटरनल 31 रेसिड्यू फ्रैगमेंट फ्रॉम द प्रो इंसुलिन जनरेट सी पेप्टाइड, जो कि सी पेप्टाइड बनाएगा। 31 रेसिड्यू फैक्टर होता फ्रैगमेंट होते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा विद ए दैट इज 21 अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो ए होती है, और 30 अमीनो एसिड होती है वो बी होती है, ठीक है। और ये 31 रेसिड्यू वाली जो फ्रैगमेंट होता है वो सी होती है, 31, 21 और 30, ठीक है। The chain of the insulin being connected by the disulfide bond, mature insulin molecule and the C peptides are stored together, co-secreted from the secretory granule in the beta cell. Because C peptide is cleared more slowly than the insulin, it is useful marker of the insulin secretion and allow discrimination of endogenous and exogenous source of the insulin in the evaluation of hypoglycemia. Elevated level of the serum proinsulin have been observed in both the type 1 and type 2 diabetes mellitus, thought to be indicative of the beta cell dysfunction. Pancreatic beta cell co-secrete islets amyloid polypeptide IAPP or amylin 37 amino acid peptide along with insulin. The role of IAPP
in normal physiology is incompletely defined, but it is the major component of the amyloid fibril formed in the islets of the patients with the type 2 diabetes mellitus, and an analog is sometimes used in ट्रीटिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अब बात करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन की। तो ग्लूकोज जो होता है वो बेसिकली की रेगुलेटर होता है इंसुलिन सिक्रीशन का बाय द पैनक्रियाटिक बीटा सेल। ऑल्दो अमाइनो एसिड, कीटोन एंड वेरियस न्यूट्रिएंट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स एंड द न्यूरोट्रांसमीटर इन्फ्लुएंस करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन को। ग्लूकोज लेवल जब तुम्हारा 3.9 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होगा या फिर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिंथेसिस को, प्राइमरली एनहेंसिंग द प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग। ग्लूकोज स्टिमुलेशन बाय द इंसुलिन सिक्रीशन begin with its transport into the beta cell by facultative glucose transporter. Glucose phosphorylation by the glucokinase is a rate-limiting step that controls the glucose-related insulin secretion. Further metabolism of the glucose 6-phosphate via glycolysis generates ATP, which inhibits the activity of the ATP-sensitive potassium channel. The channel consists of two separate proteins, that is, one is binding site for the certain oral hypoglycemic, that is sulfonyl urease magnetide, and the other in the inward rectifying potassium channel, that is KIR 6.2. Inhibition of the potassium channel induces beta cell membrane depolarization, which opens voltage dependent calcium channel, leading to the influx of the calcium and stimulate insulin secretion. Insulin secretion occurs in the two phase, that is rapid first phase response होता है, more prolonged second phase, that is impaired first phase insulin response, are among the earliest detectable abnormalities during the progression of both type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes. A number of the metabolic pathway internal to the beta cell as well as external cues amplifies the glucose stimulated insulin secretion in the glucagon like peptide GLP-1 and glucose dependent insulinotropic peptide and incretin hormone that bind a specific receptor on the beta cell to stimulate the secretion through the cyclic AMP production, but they have this effect only when the glucose is above the fasting level. Incretin hormone also suppresses glucagon. Incretin hormone basically suppress करता है glucagon production को and secretion को. Incretin analog pharmacologic agent that prolongs the activity of the endogenous GLP-1 are used to treat the type 2 diabetes mellitus. Classically, GLP-1 release was thought to occur solely from the neuroendocrine cells of the gastrointestinal tract following the food ingestion. However, the recent preclinical studies suggest that the infra-isolate production of the GLP-1 from the alpha cells may play a role in the regulation of the insulin secretion. अब इंसुलिन एक्शन की बात करें, इंसुलिन is secreted into the portal venous system, acts to suppress the endogenous hepatic glucose production. Insulin it increases the hepatic glucose uptake. Large portion of the 50% secreted insulin is cleared by the liver in the first pass, yielding portal to the peripheral insulin concentration gradient of 2.1, with important implication for the clinical use of the exogenous insulin. Uncleared insulin enters the systemic circulation where it binds to the receptor in the peripheral target tissues such as skeletal muscle and adipose. Insulin binding to the receptor stimulates intrinsic tyrosine kinase activity, leading to the receptor autophosphorylation and recruitment of the intracellular signaling molecules, including important insulin receptor substrate, and the other adapter protein. Initiate the complex cascade of the phosphorylation dephosphorylation reaction, resulting in the widespread metabolic and the mitogenic effect of the insulin. As example, activation of the phosphatidyl inositol 3 kinase PL3 kinase pathway stimulate translocation of the facultative glucose transport GLUT4 to the cell surface, an event that is crucial for the glucose uptake by the skeletal muscle and the fat. Activation of the other insulin receptor signaling pathway induces glycogen synthesis, protein synthesis, lipogenesis, regulation of the various genes in the insulin response cells. ठीक है,
एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो आइलेट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो सब न्यूक्लियस से निकलते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज आता है बेसिकली ब्लड तुम्हारा एक्सप्रेस होता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन, इन दैट केस ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड विद द ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है वो एटीपी रिलीव करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाएगा। डिपोलराइजेशन होने की वजह से कैल्शियम बेसिकली अंदर आता है, वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल है, ठीक है। CAMP यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसके सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं इंसुलिन और सी पेप्टाइड IAPP सिक्रेट होता है, इंक्रेटिन हो गए, इंक्रेटिन रिसेप्टर, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस से नेक्स्ट वीडियो।